नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पहले से अवगत है कि इस चैनल पर टेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और पिछली वीडियो में मैंने पर्यावरण में आपको जितना भी पाठ्यक्रम आपके टेट सीटेट सिलेबस में जितना भी पाठ्यक्रम था वो हमने अच्छी तरीके से आपको बताया कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर कितना पढ़ने योग्य है, कौन से चैप्टर से कितना डीप पढ़ा जाए जिससे क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इसी क्रम में देखते हैं आज पहला चैप्टर परिवार और मित्र। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, सभी के कॉलेज ग्रुप पर अपने दोस्त जो भी डीएलएड के स्टूडेंट हों, जो सीटेट और टेट की तैयारी करने के इच्छुक हों, उन सभी के पास जरूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर परिवार और मित्र। परिवार सभी को पता है, फैमिली। परिवार की इंग्लिश क्या होती है? फैमिली। फैमिली जो होती है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि फैमिली किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा, जो फैबुलस शब्द से बना है। किससे बना है? फैबुलस शब्द से बना है। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है कि फैमिली जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, फिर उसके बाद परिवार जो होता है वो रक्त संबंधी होते हैं। ये क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है कि परिवार रक्त संबंधी होते हैं या रक्त संबंधी नहीं होते हैं। मतलब परिवार कैसा होता है, सिस्टम, मतलब उसका किस प्रकार का परिवार संबंधी होता है। तो परिवार रक्त संबंधी होता है। रक्त संबंधी का मतलब होता है कि परिवार जो होता है, माता पिता, उसका पुत्र, ये सभी एक ही ब्लड, मतलब एक ही ब्लड से संबंध होते हैं। लेकिन जो मित्र होता है वो रक्त संबंधी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मित्र जो होता है वो दूसरे माता पिता से उत्पन्न हुआ होता है। उसका रिलेशन आपके परिवार से नहीं होता है, मतलब उसका ब्लड आपके ब्लड से नहीं मैच होगा, चेंज होगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त संबंधी होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे चार में से आपको ये चूज करना होगा परिवार। परिवार जो होता है वो रक्त संबंधी होता है। समझ में आया? क्योंकि रक्त संबंधी का मतलब होता है माता पिता पुत्र या भाई बहन जो भी हैं आपके, वो सारा एक ही परिवार होता है। मतलब सबका ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप माता पिता से मैच करेगा। लेकिन जो आपका मित्र होगा उसका ब्लड ग्रुप आपके माता पिता से मैच नहीं करेगा, मतलब उसका रक्त संबंध से कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आया? ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं परिवार के प्रकार। परिवार के कितने प्रकार होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवार के प्रकार बताइए। ऑप्शन आपको 4 दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है? सभी को पता है एकल परिवार क्या होता है। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, मतलब पति पत्नी होंगे और उनके जो बच्चे होंगे उनका विवाह नहीं हुआ होगा, उसे कहते हैं एकल परिवार। समझ में आया? संयुक्त परिवार क्या होता है? 2 या 3 पीढ़ियों से सम्मिलित होते, मतलब दादा दादी, बाबा और ताऊ ताई, चाचा चाची, 1-2 पीढ़ियों से लगातार सब मिलकर जो रहते हैं, संयुक्त में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही घर में एक साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। समझ में आया? इससे इम्पोर्टेंट ये है कि परिवार कितने प्रकार का होता है। परिवार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ये याद रखेंगे। फिर कुछ विद्वानों ने क्या दिया था? मत दिए थे। कुछ विद्वानों ने मत प्रस्तुत किए थे परिवार और मित्र संबंधित। तो देख लेते हैं कौन कौन से मत प्रस्तुत किए गए थे। पहला था रूसो। रूसो ने प्रस्तुत किया था समाज बालक को दूषित करता है। रूसो कहते हैं कि समाज जो है वो बालक को दूषित करता है, इसीलिए पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दें। ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किसने दिया, यह कथन किसका है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि समाज जो है वो बालक को दूषित करता है। रूसो कहते हैं पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे।
जो पिता होता है वह बालक को प्रकृति की भांति उसकी गोद में रख करके उसको शिक्षा दे, जिससे बालक बिगड़े ना, समाज उसे दूषित ना कर सके। समझ में आया? फिर अगले वैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था? अनौपचारिक रूप से शिक्षा को दिया जाए। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। पेस्टोलॉजी ने कहा था अनौपचारिक रूप से शिक्षा दिया जाए, बालक को अनौपचारिक रूप से शिक्षा दिया जाए। और बालक की पहली पाठशाला, सभी को पता है, पहली पाठशाला परिवार। सबसे पहली शिक्षा अगर बालक की स्टार्ट होती है तो वो है परिवार। परिवार से उसको पहली शिक्षा माता पिता से मिलती है, उसकी फैमिली से मिलती है। समझ में आया? फिर ये आप डिफिनेशन याद रखिए, याद के अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि ये डिफिनेशन पूछ लेता है कि यह कथन किसने दिया। 4 विकल्प दे दिएंगे, आप भूल जाओगे तुरंत। फिर अगला है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने क्या कहा था? माता आदर्श अध्यापिका होती है, इसीलिए बच्चे को घर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर फ्रॉवेल ने कहा माता जो होती है वो आदर्श अध्यापिका होती है, वह सबसे पहली उसकी शिक्षिका होती है, सबसे पहला ज्ञान, पहला गुरु कौन होता है? माता पिता। तो फ्रॉवेल ने कहा माता जो होती है आदर्श अध्यापिका होती है, इसीलिए बच्चे को सबसे पहले घर पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, एक चीज याद रखना, रूसो जो थे उन्होंने पिता को बताया था कि बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दें, और फ्रॉवेल इन्होंने माता को आदर्श माना। ये चीज आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। रूसो ने पिता को फोर्स किया, फ्रॉवेल ने माता को फोर्स किया। इस तरीके से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि रूसो जो है पिता के, अगर ऑप्शन में आपको कथन दिख रहा, कथन आपको मान लीजिए याद नहीं आ रहा, तो आपको अगर पिता दिख रहा, पिता जो है रूसो ने पिता को फोर्स किया था और फ्रॉवेल ने माता को। इस तरीके से आपको याद आ जाएगा, तुरंत आप टिक कर देंगे। फिर आते हैं एकल परिवार। अभी हमने एकल परिवार की बात की थी कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी हो और उनके बच्चे हों जो अविवाहित हों। ठीक, तो उसके गुण क्या क्या हैं? एकल परिवार के क्या क्या गुण बाहर आते हैं निकलकर? बच्चे का पालन पोषण अच्छा होता है। एकल परिवार में क्या होता है? बच्चे का जो पालन पोषण, क्योंकि ज्यादा जब परिवार बड़ा नहीं होगा तब आपका फोकस उन्हीं पर होगा जो एक्चुअली में घर में रह रहे हैं। 2 ही 3 लोग हैं तो उस पर फोकस ज्यादा होगा, जिससे उनका क्या होगा? पालन पोषण अच्छा होगा, सारी सुविधाएं उनको अच्छी तरीके से मिलेंगी, सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी तरीके से उपलब्ध भी हो जाएंगी, जिससे उनका पालन पोषण अच्छा होगा। फिर है शिक्षा के अच्छे अवसर, चाहे वो छोटी पढ़ाई करें बड़ी पढ़ाई करें, चाहे जैसा आप उनको शिक्षा, वो शिक्षा चाहे जिस प्रकार से लेना चाह रहे हैं उनको अच्छी तरीके से शिक्षा मिल जाएगी। स्वतंत्र निर्णय का अवसर, उन्हें निर्णय लेने में कोई प्रकार की परेशानी होगी नहीं, किसी से पूछताछ, किसी से कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिस्कस वहां पर होता है जहां पर ज्यादा बड़ी फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होता है, वहां पर दादा बाबा दादी सभी से कुछ न कुछ राय लेनी पड़ती। यहाँ पर आपको राय लेने की ज्यादा जरूरत नहीं, मतलब निर्णय का अवसर। फिर अगला है परिवार कलह की संभावना कम। जब ज्यादा लोग होंगे नहीं तब किसी प्रकार का कलह होगा ही नहीं। सबसे इसके गुण क्या होते हैं? पालन पोषण अच्छा होता है, शिक्षा के अनेक अवसर मिलते हैं, स्वतंत्र निर्णय का अधिकार होता है। परिवार कलह, परिवार किसी प्रकार का, मतलब जब कोई ज्यादा संयुक्त परिवार है ही नहीं तो उसमें कलह की संभावना ना मात्र के बराबर होती, किसी भी प्रकार की कलह उत्पन्न होगी ही नहीं। अब इससे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। संकट की दृष्टि से दिक्कत, नुकसान क्या होता है? अगर मान लीजिए आपदा आ गई, संकट आ गया, या माता पिता में से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, तो बच्चे को देखभाल करेगा कौन? अगला पॉइंट, बच्चे की देखभाल कम। तो उस तरीके से बच्चे की देखभाल, खाना बनाना, ये सारी जिम्मेदारी एक पर आ जाएगी। अगर संयुक्त परिवार होता तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट होती। तो संकट की दृष्टि से दिक्कत आ सकती है। दूसरा है बच्चे की देखभाल कम। यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर माता पिता, जैसे माता मान लीजिए जॉब करती, पिता भी जॉब करते, तो बच्चे की देखभाल बहुत ही कम हो पाती, बहुत ही केयर उन पर नहीं हो पाता। इसलिए संयुक्त परिवार में क्या होता है, वहां पर बच्चे की देखभाल, अगर माता पिता जॉब पर निकल गए हैं तो वहां दादा दादी कोई भी रह करके आराम से उसकी देखभाल अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ये इसके नुकसान थे। फिर अगला है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार अभी आपको मैंने बताया कि 2-3 पीढ़ियां, मतलब दादा दादी, ताता ताऊ चाचा चाची, ये सारे लोग संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं।
तो इसके गुण क्या होते हैं? परिवार में श्रम कम लगता है। जैसे मान लीजिए खाना बनाना है, कोई भी काम है तो उसमें सभी लोग मिलकर काम कर लेते हैं, आराम से काम हो जाता है, उसमें ज्यादा बोझ किसी पर नहीं आता, इतना ज्यादा मेहनत ही नहीं लगती। दूसरा है विचारों का आदान प्रदान। उसमें क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए सभी लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, लेकिन उस टाइम संयुक्त परिवार में क्या होता है, दादा दादी, बाबा, चाचा, ताऊ, ताई, ये सारे लोग बैठ करके आराम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, कहानियां सुनाते थे, ये सारी चीजें मतलब अच्छी तरीके से टाइम पास हो जाता था। आदान प्रदान विचारों का आराम से हो जाता था। कोई चीज डिस्कस करना है, बैठ करके आराम से डिस्कस कर लिया जाता था। उसमें हमेशा खुशी की लहर दौड़ती रहती थी, मतलब सभी एक दूसरे से खुश रहते थे। अगला पॉइंट है भावी पीढ़ी का समुचित विकास। जो आने वाली पीढ़ी, जैसे अभी आपने एकल परिवार में पढ़ा है, बच्चे की देखभाल कम हो पाती, वहां पर बच्चे को सिर्फ अपने काम से काम रहता, माता पिता अपने में व्यस्त, बच्चा अपने में व्यस्त। यहाँ पर क्या होता है, भावी पीढ़ी का विकास होगा, मतलब जो बच्चा होगा उसको कहानियां दादी द्वारा सुनाई जाएंगी, बाबा द्वारा अच्छे अच्छे चीजें, अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छे अच्छे, और उसको पढ़ाने में भी उसकी हेल्प करेंगे, मतलब कई चीजें, उसका विकास घर से हो जाएगा। ये चीज होता है संयुक्त परिवार के गुण में। आर्थिक व्यय पर सहूलियत। आर्थिक व्यय मतलब जैसे 10 लोग रह रहे हैं घर में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, जब उसमें तो एक पर बोझ नहीं आएगा, जिससे सहूलियत होगी। और वहां पर क्या होता है, पूरा एक ही पर बोझ होता है, उसी को सारा चीज आना तो ज्यादा बोझ पड़ जाता है। इसके भी कई दोष देखने को मिलते हैं। दोष क्या होते हैं, पारिवारिक कलह। उसमें क्या होता है, जब ज्यादा लोग होंगे तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, कोई चीज गड़बड़ हो गई, कोई चीज कुछ हो गया मतलब, तो उसमें कलह उत्पन्न हो जाती है, तुरंत ही मारपीट झगड़ा सारा चीज स्टार्ट हो जाता है। स्त्रियों की दुर्दशा। इसमें स्त्रियों की दुर्दशा रहती, काम पर काम, काम पर काम, कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये था संयुक्त परिवार के गुण और उनके दोष। फिर आइए इस चैप्टर से प्रमुख बिंदु निकल कर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है इस बिंदु से, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है कि हाँ ये क्वेश्चन आपको टेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहला है बच्चों की प्रथम पाठशाला। ये क्वेश्चन एक बार टेट में पूछा भी गया, बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या है, तो क्या है, परिवार। परिवार जो होती है बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। सबसे पहली शिक्षा माँ से स्टार्ट होती है, पहली गुरु उसके माता पिता होते हैं। कोई भी शिक्षा, आचरण, व्यवहार, संस्कार, सारी चीजें, मैनर्स जो भी है, वो सब पहले बच्चे को परिवार से ही मिलता है। उसी से पता चल जाता है कि उसकी फैमिली में संस्कार कैसे हैं, कैसा बिहेवियर है लोगों का, सारी चीजें उसकी बच्चे को देख करके, बच्चे के संस्कार को देख करके पता चल जाता है कि यहाँ कैसे तरीके से व्यवहार किया जाता है उसकी फैमिली में, क्या उसका बैकग्राउंड है, सारी चीजें उस बच्चे से पता चल जाती है। इसीलिए कहते हैं बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, प्रथम स्कूल भी परिवार ही होता है। दूसरे में क्या लिखा है, बालक का परिवार ही प्रथम स्कूल होता है। सेम घुमा दिया गया क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें सभी के साथ। कॉलेज ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप आपके मोबाइल में है उन सभी के साथ जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा भावी शिक्षक और शिक्षिका इसको पढ़ सकें। और इसकी PDF आपको लिंक दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला है कानूनी रूप से शादी की उम्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कानूनन रूप से शादी की कितनी उम्र होनी चाहिए। बॉयज की 21, लड़कों की 21 साल और गर्ल्स लड़कियों की 18 साल होनी चाहिए। इससे ज्यादा या उससे कम नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमम रखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है परिवार की इकाई। परिवार की इकाई होती है परिवार, फैमिली उसकी इकाई होती है। फिर अगला है बच्चों का प्रथम गुरु। अभी हमने बताया था शुरुआत में कि बच्चों का जो प्रथम गुरु होता है वह माता होती है। अगर आप लोगों ने सही से डेफिनेशन सुनी होगी तो फ्रावेल ने माता को आदर्श अध्यापिका माना है, और रूसो ने क्या कहा था, पिता को लेकर उन्होंने बात की थी, और फ्रावेल ने माता को लेकर बात की थी। ये दो चीजें आप याद रखेंगे कि रूसो जो है पिता के समर्थक थे, माता और फ्रावेल माता के समर्थक थे। इससे आपको अगर डिफिनेशन अगर उसकी आ गई या कथन उसका दे दिया गया तो आप तुरंत टिक कर देंगे। तो बच्चों की प्रथम गुरु माता थी। फिर अगला है संयुक्त परिवार में मुखिया होता है। जो संयुक्त परिवार होता है वहां पर मुखिया कौन होता है, जो सबसे वृद्ध होगा वो संयुक्त परिवार का मुखिया होगा। जैसे बाबा किसी के घर में होते हैं तो दादा होते हैं, वो क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के मुखिया होते हैं।
सारा देख रेख, सारा कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी में होता है। फिर अगला है आदर्श परिवार कहते हैं। आदर्श परिवार कौन सा होता है? एकल परिवार, मतलब छोटा परिवार। जो छोटा परिवार होगा उसी में सारी चीजें भली बात अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी, तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श परिवार। मतलब अच्छी तरीके से, बिना किसी कलह के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो सारी चीजें सुचारू रूप से संचालित होना ही आदर्श परिवार कहलाता है। तो आदर्श परिवार क्या होता है? छोटा परिवार, एकल परिवार ही आदर्श परिवार कहलाता है। फिर अगला, अभी हमने क्वेश्चन बताया था परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एकल और संयुक्त। सिर्फ 2 ही प्रकार के परिवार होते हैं और तीसरा परिवार नहीं होता है, एकल और संयुक्त परिवार। फिर अगला है शिक्षण विधि को बालोद्यान विधि कहा जाता है। बालोद्यान विधि किसने कहा? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, किंडरगार्टन विधि। बालोद्यान विधि को क्या कहा जाता है? किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि को ही बालोद्यान विधि कहा जाता है। फिर अगला है जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताई ताऊ वाला परिवार होता है। जिस परिवार में इतने लोग पाए जाते हैं, सभी लोगों के माइंड में स्ट्राइक हो गया होगा संयुक्त परिवार। दादा दादी चाचा चाची बाबा भैया ताई ताऊ चाचा, सारे लोग, जिस परिवार में ज्यादा फैमिली हो, ज्यादा लोग हो, वहां पर संयुक्त परिवार होता है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर के साथ जरूर करें, और इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। लाइक करेंगे, जितना ज्यादा लाइक होगा, जितना ज्यादा शेयर होगा, उतना ज्यादा हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम लोग और अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं। सारी क्लासेस, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे CDP हो, चाहे हिंदी हो, सारी क्लासेस के पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको सारी स्टार्ट कर दिए जाएंगे चैप्टर। सारे चैप्टर लिखित नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाइए। 28 नवंबर डेट भी आपकी आ गई है। अभी तक जिस प्रशिक्षु ने सीटेट का एक फॉर्म नहीं फिल किया हो, तो वो फॉर्म जाकर के फिल कर दे। 7 से स्टार्ट हो जाएगा टेट के लिए। तो इस बार 7 से 22 है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके लिए कि आप फॉर्म के लिए वेट करें, 1 महीने का है, 2 महीने का, उससे नहीं। आप तुरंत जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए और पूरी तरीके से चैनल से जुड़ जाइए और लोगों को जोड़िए और पूरी तरीके से तैयारी में लग जाइए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।